नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज की बड़ी खबर बहन जी का जन्मदिन हमारे सभी दर्शकों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहन मायावती जी के लिए शुभकामनाएं। भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक रहे क्योंकि देश की राजनीति में बहुजन समाजवादी पार्टी जो कांशीराम जी ने स्थापित की एक ऐसा उदाहरण है जो वाकई दलित पिछड़ों को भी शासन में बिठा सकती है। इसका इससे बेहतरीन उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिर हमेशा ऐसा लगता है कि मतदाता की जाति हो सकती है, नेताओं की जाति होती है, सत्ता की जाति नहीं होती। सत्ता में जो भी बैठता है वो सवर्ण हो जाता है, वो सामंत हो जाता है। तो सत्ता के इस दुर्गुण से कोई बचा नहीं। लेकिन आज बहन जी ने अपने जन्मदिन के दिन बहुत बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में होने वाले जो जनरल इलेक्शंस है, इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी। वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। चुनाव के नतीजे के बाद यदि परिस्थिति ऐसी आती है जहां हमें कहीं हमारी जरूरत पड़ी है, तो हम फुकट में बाहर से समर्थन नहीं देंगे, हम सत्ता में भागीदारी लेंगे। ये दूसरा उनका एक उन्होंने इस के कई कारण गिनाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उच्च वर्णीय मतदाता कभी सवर्ण मतदाता कभी हमको मतदान नहीं करता। जब हम किसी के साथ गठबंधन में जाते हैं, तो हमारे वोट तो उनको ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उनके वोट हमको ट्रांसफर नहीं होते। जब हम गठबंधन में गए तो हमारा नुकसान हुआ। जब हम अपने बलबूते पे रहे तो अब जीते। उन्होंने बीच में ईवीएम का भी रोना रोया कि ईवीएम 2007 तक तो ठीक थी, उसके बाद ही गड़बड़ होने लगी। इस पूरे चीज का यदि विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है कि जो बात विश्लेषकों को समझ में आती है, बाकी राजनीतिक दलों को समझ में आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समझ में आती है, वो बात मायावती जी जैसी मंजे हुए राजनीतिज्ञ को नहीं समझ में आती होगी, ये तो नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मायावती जी ने कहा कि सवर्णों के वोट कभी बीएसपी को मिलते नहीं, लेकिन 2007 में जब वो पहली बार अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री बनी और 5 साल तक बीएसपी सिंगल हैंडेडली उत्तर प्रदेश पे राज कर रही थी, तब वो सोशल इंजीनियरिंग ही था। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बीएसपी का अपना मतदाता और ब्राह्मणों का साथ, इस तड़के ने मायावती जी ने सत्ता में आई और एक नए समीकरण सोशल इंजीनियरिंग ने जन्म लिया। भाजपा जो बनियों की पार्टी या ठाकुरों की पार्टी मानी जाती थी, उनने भी सोशल इंजीनियरिंग करके ओबीसी का एक नया वोट बैंक और बाद में पिछड़ों का वोट बैंक अपने पास खींच लिया, जिसकी परिणति हम लगातार उनके उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने रहने में देखते हैं। मायावती जी ने कहा कि जब हम किसी के साथ गठबंधन में आते हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए तो कांग्रेस को फायदा हुआ, हम तो वहीं 67 पे रहे। समाजवादी पार्टी के साथ गए तो तब भी हम 67 पे ही रहे, फायदा समाजवादी को हो गया। लेकिन जब पिछला लोकसभा आया, जब उन्होंने समाजवादी और बीएसपी ने साथ में मिलकर लड़ा, उसमें तो लगता है कि समाजवादियों का वोट ट्रांसफर बीएसपी को हुआ, लेकिन बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादियों को। बहन जी को तो 10 सीटें मिल गई और समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पे सिमट गई और वो 5 सीटों भी उनके अपने कुनबे की थी। कुल मिला के मायावती जी का एक कथन कि सवर्ण उनको वोट नहीं देता, वो 2007 में फेल होता है।
गठबंधन से फायदा नहीं होता, हमारे वोट ट्रांसफर होते, उनके नहीं। ये 2019 के चुनाव में उल्टा दिखाई दिया। मायावती जी का जो वोट शेयर 20 से 22% के बीच में रहता था और वो सॉलिड वोट बैंक था। वो लगातार सीटें घटे कम जाए हो, लेकिन वो परसेंटेज उतना ही बना हुआ था। लेकिन पिछले विधानसभा में मायावती जी 12% पे सिमट गई और जो लॉस हुआ उनके मतदान का, उसमें से ज्यादा मतदान मतदाता समाजवादी के साथ में गया। ये दबी जुबान से सभी बात कर रहे हैं कि मायावती जी दिल से चुनाव नहीं लड़ती या ताकत से चुनाव नहीं लड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करनी होती है। 2014 के बाद यदि हमने देखा तो कई नेता ऐसे हैं, राजनीतिक परिदृश्य से यदि हम देखें तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिस हिसाब से उपयोग हो रहा है, वो उपयोग इतना जबरदस्त है कि 11 राज्य सरकारें 2014 से आज तक डिस्टेबल हुई, बीजेपी सत्ता में आई इन्हीं एजेंसियों की कृपा से। कई बड़े बड़े राजनीतिक दल सरेंडर हुए इसी राजनीतिक कृपा से। एआईएडीएमके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की वायसा रेड्डी, फिर आप तेलंगाना में आइए, केसीआर, कविता को नोटिस लेने के बाद पिछले जो एकदम ढीले पड़ गए वो, ये वही कारण था। बीजेडी ओडिशा में, महाराष्ट्र में अजित पवार गुट जो पार्टी छोड़ के आया इस दबाव में, एकनाथ शिंदे जो इस दबाव में आया, कारण कुछ भी बताएं, वो सब कारण बाद में खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व कमजोर किया उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाके, इसलिए हम बीजेपी के साथ सरकार में आए। लेकिन अब थोड़ी देर बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब अजित पवार उनके साथ आ गए, तब लोग सवाल पूछते हैं कि अब आपका हिंदुत्व डायल्यूट नहीं हुआ क्या? तो इस बात पे उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये ईडी के नोटिस है जिससे लोग भाग भाग के आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईडी के प्रकोप को झेलते हुए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। उसमें लालू यादव जेल जाना पसंद करते लेकिन नहीं झुकते, ममता नहीं झुक रही है, सोरेन नहीं झुक रहा है, कांग्रेस नहीं झुक रही है, शरद पवार नहीं झुक रहे, उद्धव ठाकरे नहीं झुक रहे, स्टैलिन दक्षिण से नहीं झुक रहे, टीडीपी के रेड्डी नहीं झुक रहे, शरद पवार नहीं झुक रहे। जो लोग नहीं झुक रहे वो लोग इंडिया गठबंधन में एक होके इकट्ठा लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो झुक रहे हैं उनके पार्टी का वजूद धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जो 34 विधायक ममता बहन को छोड़ के, दीदी को छोड़ के बीजेपी में गए, उसमें से मात्र 2 जीत पाए थे। वही हश्र महाराष्ट्र में भी हुआ, कर्नाटक में भी वही हश्र हुआ। कुल मिलाकर मायावती जी ने, यदि मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दूं, तो ये पत्रकार परिषद जब उनके जन्मदिन के दिन उन्होंने 2 किताबों का विमोचन किया और ये बोला कि हमने अलग लड़ने का निर्णय लिया है। साथ में उन्होंने आगाह रहने की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले रही हूं, ये फर्जी खबर है, इससे दूर रहिए। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि मायावती जी वरिष्ठ नेता है, प्रदेश की बुजुर्ग नेता है, उसके खिलाफ या व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं होगी, इस बात को मायावती जी ने गिरगिट जैसे रंग बदलते हुए सपा सुप्रीमो कहा। इसी के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मैच्योरिटी का हवाला देते हुए या दिखाते हुए, प्रगल्भता दिखाते हुए ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को, यानी कुछ नेताओं को जो पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उस पर टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए।
ये राजनीति है। कौन पता कब किसको कहाँ जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सबको मर्यादा में रहने की बात की। उसी बुआ की मर्यादा की बात लेके जब अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं में मर्यादा की बात कही, तो आज मायावती जी कह रही है कि ये गिरगिट जैसा बदलता हुआ रंग है। मायावती जी की भाषा क्यों बदली? अविनाश पांडे कहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी हमसे बात कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बैकरूम में बात चल रही है। इसी को लेके रामगोपाल यादव ने इंडिया गठबंधन में कहा था कि आप क्यों बात कर रहे हैं। ये सारी जब बातें चल रही है, इसी बीच में क्या हुआ ऐसा, और ये यहां पे फंसा हुआ पेच है। एकाएक कुछ दिन पहले 11 तारीख को यूपी राजकीय निर्माण निगम में हुए सैंडस्टोन घोटाले में 1400 करोड़ के जो एफआईआर 2014 में पुलिस में रजिस्टर थी, 2014 के बाद से कोई काम नहीं हुआ, और 10 साल बाद 2024 में उस एफआईआर का हवाला देते हुए उस समय के तत्कालीन यूपी राजकीय निर्माण निगम के पूर्व प्रबंधक सीपी सिंह के घर पे, कार्यालय पे, बाकी जगह पे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ पे छापे दले विजिलेंस के। उसमें आलीशान गाड़ियां पकड़ी गई, और उसके बाद उस छापे की खबर आने के बाद बीजेपी तमाम लोग चुप है, गोदी मीडिया चुप है, छापे की खबर तक किसी ने उछालने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ सोशल मीडिया पे जरूर छापे का जिक्र हुआ, लेकिन छापे के बाद जो फिर प्रेस रिलीज आते हैं कि इतना मिला, ये इसका नाम लिया, ये डायरी मिली, सारी खबरें चुप है, क्योंकि खबरें कहीं से आ नहीं रही। क्या 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में कोई डील हुए जिसमें भाषा बदली गई? क्या मायावती जी की इस घोषणा के बाद कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी, या एनडीए के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, पहले से मना कर रही है, ऐसे में क्या आने वाले समय में ये जो सीपी सिंह की यहाँ रेड हुई, इसकी रणनीति होती हुई दिखाई देती है, या ये केस फिर फाइल बंद होने जा रही है? कहीं ना कहीं कुछ काला है। इंडिपेंडेंट अकेले लड़ने से मायावती जी को नुकसान ही है। ये बात जब सबको समझ रही है, तो बहन जी को नहीं समझ रही होगी क्या? लेकिन फिर राजनीतिक नुकसान से ज्यादा यदि संपत्ति का नुकसान हो, तो आपको तवज्जो किसको देनी है, ये तो उस व्यक्तिगत मायावती जी का ही निर्णय हो सकता है। आज के निर्णय से मायावती जी ने किसको तवज्जो दी, ये आप समझ गए होंगे। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल टच अस।